नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं खबर जिन पर है हमारी नजर। तो बंगाल की सियासी जंग दिन पर दिन बेहद दिलचस्प होती जा रही है। ममता बनर्जी को चोट लगने के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। ममता बनर्जी ने व्हीलचेयर से ही कमान संभाल ली। वहीं अमित शाह ने रोड शो के जरिए ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। ये देखिए हमारी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल चुनाव दिन पर दिन दिलचस्प बनता जा रहा है। ममता बनर्जी को चोट लगने के बाद बीजेपी को कहीं ना कहीं ये समझ आ गया है कि ममता बनर्जी लोगों की सहानुभूति के जरिए वोट बटोर सकती हैं, जिसको लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता रैली के जरिए ममता पर निशाना साध रहे हैं। वहीं ममता ने व्हीलचेयर पर ही रैलियां शुरू कर दी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पहले दक्षिण कोलकाता के हाजरा में चुनावी रैली को संबोधित किया, फिर पुरुलिया के झालदा में रैली को संबोधित किया। ममता ने कहा कि उन्हें लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने से कोई भी चीज नहीं रोक सकती। मुझे चोट लगी है और मैं अस्वस्थ हूं, लेकिन मेरा लक्ष्य बरकरार है। मेरा शरीर चोटों से भरा है। मैं इस व्हीलचेयर पर बैठकर पूरा बंगाल घूमती रहूंगी। अगर मैं बेड रेस्ट पर चली जाती हूं तो बंगाल के लोगों तक कौन पहुंचेगा? मैं कभी झुकूंगी नहीं। याद रखें, एक घायल बाघ बेहद खतरनाक होता है। बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाजरा में व्हीलचेयर पर करीब 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। नंदीग्राम में घायल होने के बाद ये उनका पहला चुनावी कार्यक्रम था। दौरान ममता के समर्थक एक नारा लगाते रहे, भंग पाए खेला होबे, मतलब टूटे पैर से खेलेंगे। मुख्यमंत्री 10 मार्च को नंदीग्राम में चुनावी अभियान के दौरान गिरकर घायल हो गई थी और उनके बाएं पैर पर प्लास्टर भी चढ़ाया गया था। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन उन्हें अभी भी व्हीलचेयर पर बैठकर चुनाव अभियान करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में चुनावी सभाओं को संबोधित करने के बाद पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में रोड शो निकाला। रोड शो में उमड़े जनसैलाब को देख अमित शाह ने कहा कि ये पश्चिम बंगाल में बदलाव की लहर है। बीजेपी सरकार बंगाल में वास्तविक बदलाव लाने में कामयाब होगी। एक बार फिर सोनार बांग्ला बनाया जाएगा। बंगाल में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। परिवर्तन होगा। 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में यहां सरकार बनाने जा रही है। देखिए, मैं तो 2017 से बंगाल में घूमता हूं। निश्चित बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है और इस बार यहां भारतीय जनता पार्टी का विजय है। अमित शाह का रोड शो स्थानीय बीजेपी कार्यालय प्रेमहरि भवन से शुरू हुआ और करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इसका समापन मालनचा पेट्रोल पंप पर हुआ। शाह के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप घोष भी थे। बीजेपी के हजारों समर्थक इस रैली में जुटे। वहीं रोड शो देखने के लिए घरों की छतों पर और बालकनी में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित थे। शाह ने लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान उनके साथ खड़गपुर सदर सीट से पार्टी के उम्मीदवार अभिनेता हिरण चटर्जी भी थे। रोड शो में उपस्थित जनता से मुखातिब अमित शाह ने कहा कि 200 से ज्यादा सीटों के साथ बीजेपी पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। पश्चिम बंगाल की जनता निश्चित रूप से यहां बदलाव चाहती है और इस बार यहां बीजेपी जीतेगी। अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने टीएमसी सरकार पर भी निशाना साधा। बता दें, बीजेपी और टीएमसी में लगातार चुनावी जंग जारी है। टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी ने कमान संभाल रखी है। वहीं बीजेपी नरेंद्र मोदी समेत अपने दिग्गज नेताओं को बंगाल चुनाव में लगातार उतार रही है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
बिहार में रोज ना रोज कुछ नया देखने को मिल रहा है। अब कुशवाहा समाज के दिग्गज नेता उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार का हाथ थाम लिया है। जहां पहले कुशवाहा पानी पी पी कर नीतीश कुमार को कोस रहे थे, वहीं अब सत्ता की चाह ने कुशवाहा नीतीश कुमार के गले लगकर अपनी दोस्ती की कस्में खा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट और समझिए कि बिहार में क्यों कुशवाहा को आया नीतीश पर प्यार। बंगाल की सियासत में नीतीश कुमार से नाता तोड़कर अपनी अलग सियासी राह तलाशने निकले उपेंद्र कुशवाहा ने तमाम राजनीतिक फॉर्मूले आजमाए, लेकिन सफल नहीं हो सके। वही 15 साल के बिहार की राजनीतिक धुरी पर टिके हुए नीतीश कुमार सत्ता में वापसी करने में सफल रहे, लेकिन जेडीयू आज तीसरे नंबर की पार्टी रह गई है। ऐसे में अब दोनों नेताओं की सियासी मजबूरियां एक बार फिर उन्हें करीब ले आई हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी आरएलएसपी का जेडीयू में विलय कर दिया है, जिसके बदले नीतीश ने उन्हें पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। जेडीयू का दामन थामने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुझसे पूछा गया कि जेडीयू में जा रहे हैं तो क्या तय हुआ है। इस घर में मुझे कुछ भी तय करने की जरूरत नहीं है। मैं बिना किसी शर्त, बिना किसी डिमांड नीतीश कुमार की अगुवाई में सेवा करने के लिए वापस आया हूं। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में ढेरों उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अब हर तरह का उतार चढ़ाव नीतीश जी के नेतृत्व में ही देखना है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरएलएसी के जेडीयू में विलय के मौके पर कहा कि उपेंद्र जी ने तो कह दिया कि वे साथ आकर काम करेंगे और उनकी कोई ख्वाहिश नहीं, लेकिन हम लोग तो सोचेंगे ना। आपकी प्रतिष्ठा भी है, आपका भी सम्मान है, आपकी भी राजनीतिक हैसियत है। उपेंद्र कुशवाहा तत्काल प्रभाव से जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। आरसीपी सिंह ने बाकायदा पत्र भी तैयार कर दिया है। बता दें, बिहार सियासत में पिछले 1.5 दशक से सत्ता में बने हुए नीतीश कुमार अपने तमाम विरोधियों को लगातार पटकनी देते रहे हैं। इस बीच में उनके कई साथी आए और चले गए, कई साथी ही दुश्मन बन गए, विपक्ष में चले गए। इसी फहरिस्त में उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम है। उपेंद्र कुशवाहा को पहली दफा नीतीश कुमार ने ही विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया था, लेकिन बाद में उन्होंने न सिर्फ नीतीश से नाता तोड़ा, बल्कि वो सियासी तौर पर एक दूसरे के दुश्मन भी बन बैठे थे। पिछले 3 चुनाव से बिहार में अलग अलग गठबंधन के जरिए अपनी सियासी ताकत को भांपने की कोशिश में लगे उपेंद्र कुशवाहा कोई करिश्मा नहीं दिखा सके हैं। जेडीयू से अलग होकर कुशवाहा ने आरएलएसपी का गठन किया और 2014 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और 3 सीटें जीतने में सफल रहे और केंद्र में मंत्री भी बने, लेकिन 2018 में एनडीए से नाता तोड़ लिया और कांग्रेस आरजेडी के महागठबंधन में शामिल हो गए। कुशवाहा 2 संसदीय सीट से चुनाव में उतरे और दोनों ही सीटों पर उनको मात मिली। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बसपा, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम सहित कई छोटे दलों से साथ हाथ मिलाया, लेकिन सफल नहीं रहे। इस तरह से अपनी अलग सियासी राह तलाशने के लिए निकले उपेंद्र कुशवाहा के हाथ खाली ही रहे। वो ना तो विधायक हैं और ना ही सांसद हैं। बिहार में नीतीश और कुशवाहा एक साथ आने के राजनीतिक निहितार्थ हैं। कुशवाहा जेडीयू से अपनी अलग पार्टी बनाकर कोई करिश्मा नहीं दिखा सके हैं और वहीं पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच इस चुनाव में नीतीश कुमार की लोकप्रियता में गिरावट आई है, जिससे जेडीयू का राजनीतिक आधार खिसका है। मगध और सीमांचल क्षेत्र में जेडीयू को नुकसान उठाना पड़ा है और इस बार जेडीयू को महज 43 सीटें ही मिली हैं। यही वजह है कि दोनों नेता एक साथ आए हैं और फिर से अपने पुराने फॉर्मूले के जरिए अपने वजूद को कायम रखना चाहते हैं। बता दें कि बिहार की राजनीति में लंबे समय तक अगड़ों ने ही राज किया है। आजादी से पहले ही बिहार में अगड़ों के खिलाफ त्रिवेणी संघ बना था, जिसे कुशवाहा, कुर्मी और यदुवंशियों ने मिलकर बनाया था। बिहार में कुर्मी और यदुवंशी सत्ता में रहे हैं, लेकिन उसे कुर्सी तक पहुंचाने में कुशवाहा समुदाय का अहम योगदान रहा है। लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार तक माथे पर राज तिलक कुशवाहा समुदाय के चलते ही लगा सके हैं।
ऐसे में नीतीश कुमार के पास कोई दूसरा कुशवाहा नेता फिलहाल नहीं था जिसके जरिए कुशवाहा समाज को साध कर रख सके। उधर उपेंद्र कुशवाहा को भी अपने सियासी वजूद को बचाए रखने की मजबूरी है। ऐसे में दोनों की मजबूरियों ने उन्हें पास आने का मौका दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया है और तो नीतीश ने उन्हें जेडीयू के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि नीतीश कुमार और खासकर जदयू को इसका फायदा मिलेगा और कुशवाहा क्या अपनी खोई हुई राजनीति ताकत हासिल कर सकेंगे। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। बिहार, बंगाल समेत कई राज्यों में चुनावी दस्तक देने के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अब उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बलरामपुर से एक जनसभा को संबोधित करते हुए हैदराबाद के सांसद राज्य की योगी सरकार पर जमकर बरसे। आइए आपको भी दिखाते हैं ओवैसी ने अपनी इस रैली के दौरान योगी सरकार पर बरसते हुए क्या कुछ कहा। बलरामपुर की सभा में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जब से बीजेपी की सरकार बनी है 2017-2020 में 6000 से अधिक एनकाउंटर हुए हैं। इनमें जो लोग मरे हैं उनमें से 37% मुसलमान हैं। ओवैसी ने पूछा कि आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में संविधान का राज नहीं है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यूपी सीएम योगी की ठोक दो नीति का सबसे बड़ा निशाना उत्तर प्रदेश के मुसलमान बन रहे हैं। ओवैसी ने सीधे निशाना साधते हुए कहा कि कयामत का दिन जल्द आएगा और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार फिर नहीं बनेगी। ओवैसी ने कहा, भारत की सियासत की तल्ख हकीकत यह है कि जब तक आपके वोट से आपके नुमाइंदे कामयाब नहीं होंगे तब तक आपकी आवाज को कोई नहीं सुनेगा। 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है कि एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो, ठोकने से जुल्म या क्राइम का खात्मा नहीं होता। चाहे मैं हूं या कोई पुलिस का आईपीएस ऑफिसर हो, कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। मगर इस ठोक दो की पॉलिसी ने देख लिया कि 6,475 एनकाउंटर में 37% जिन लोगों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया वो मुसलमान थे और बराबरी के खिलाफ था। पार्लियामेंट में जब इस पर बहस हो रही थी तो मैंने बीजेपी के 300 सांसद के सामने खड़े होकर भारत के संविधान की दलाइल को देकर ये बताया कि मजहब के नाम पर सिटीजनशिप का कानून नहीं बन सकता। मजहब के नाम पर आप मुसलमानों से सिटीजनशिप नहीं छीन सकते। और मैंने पूरी पार्लियामेंट में सांसद में खड़े होकर उसको काला कानून करार दिया और उस काले कानून की कॉपी को फाड़ा। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम लोगों को जिन्होंने खास तौर से हमारी मां और बहनों को जिन्होंने पुरअमन एहतजाज किया उस कानून के खिलाफ। मगर अफसोस ये है कि उत्तर प्रदेश में 23 मुसलमानों को गोली मारकर उनकी जानें ले ली गई। बताइए ये कौन सा इंसाफ है कि गोली मारकर इनको जान ले ली जाती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की रिपोर्ट है, रिटायर्ड जज की रिपोर्ट है जिन्होंने कहा कि उन बच्चों की जान लेने के लिए गोली मारकर उनको खत्म कर दिया गया। वो 23 मरने वाले कहां के थे। तो सुना आपने
कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को घेरे में लेते हुए एनकाउंटर के मामलों में सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी के हमलों का जवाब यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने दिया। मोहसिन रजा बोले कि असदुद्दीन ओवैसी को लोगों को राय देनी चाहिए कि अपराधियों में इतना अधिक हिस्सा क्यों है। ओवैसी को हर किसी को समझाना चाहिए कि बैरिस्टर बने, अपराधी कोई न बने। मोहसिन रजा ने कहा कि ओवैसी के पूर्वज देश का विभाजन करने वाले लोग रहे हैं और आज ओवैसी जो बातें कर रहे हैं वही विभाजन की दस्तक देती है। भारत का विभाजन करने वाले ओवैसी के पूर्वज और आज ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश में करते हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि अभी इनके मन में कोई और एक विभाजन की तस्वीर उभर कर सामने आती है। इनके वक्तव्य में जिस तरह की बात इन्होंने अपने वक्तव्य में कही है कि आज जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार आई है 2017 से, वहां पर इनकाउंटर हो रहे हैं, इतने हजार इनकाउंटर हुए हैं, उसमें इतने % मुसलमानों के इनकाउंटर हुए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उनको राय दीजिए, आप जाइए, आप क्या कर रहे हैं। अगर वाकई में आपके अंदर इस तरह की भाव हैं कि नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं बनना चाहिए किसी को, तो आप जाकर जिनका ठेका लिया है उनको समझाइए और उनसे कहिए कि इतनी % क्यों आ रही है आपकी। आप बैरिस्टर बनिए हमारी तरह, आप अपनी तरह बैरिस्टर बनाइए। भाषण तो आप ऐसे देते हैं कि वो अपराधी बन जाते हैं, इसलिए ये हो रहा है। और हम अपराधियों को इनकाउंटर करने में कोई रिजर्वेशन नीति नहीं अपनाते हैं। कानून व्यवस्था और उसको बिगाड़ने का काम कोई भी करेगा, कानून हाथ में लेने का कोई भी काम करेगा, उसके साथ पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। लिहाजा आप जैसे लोगों के लिए मेरा सुझाव है कि अपने समाज के लोगों को ये जाकर बताइए कि ये जो 36% आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 36% इनकाउंटर्स जो हुए हैं उसमें 36% मुसलमान हैं, तो ये आपको सोचना होगा क्यों है, आप जैसे लोगों ने क्या किया, क्यों। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सियासी दलों ने अभी से ही अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी बीच बसपा प्रमुख मायावती ने भी केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भी मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में कि मायावती ने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या ऐलान किया है। श्री राम की जयंती पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ ही 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भी मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि बीएसपी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गठबंधन करने पर दूसरी पार्टी को फायदा होता है, हमें नहीं। उन्होंने कहा देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। हमारी पार्टी केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में भी चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है। हमारी पार्टी इन 4 राज्यों में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अभी मैंने स्पष्ट कर दिया कि हमारी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ इन 4 राज्यों में गठबंधन नहीं करेगी, अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया और लड़ रही है। अब किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी के साथ साथ एक मूवमेंट भी है। हमें इस बात का एहसास है कि हम जिस भी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं तो हमारा वोट तो ट्रांसफरेबल है, तो जिससे गठबंधन करते हैं उसको ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन उनका वोट हमारे कैंडिडेट को ट्रांसफ़र नहीं होता है। जब हमको कोई फ़ायदा ही नहीं है गठबंधन से, तो फिर हमें गठबंधन करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हम गठबंधन तो दूसरी पार्टियों से करने की बजाय जो सर्व समाज है, जो दबे कुचले लोग हैं, गरीब है, किसान है, मजदूर है, छोटे व्यापारी है, अन्य मेहनत कश लोग हैं, इनका ही हम भाईचारे के आधार पर गठबंधन कर लें तो मैं समझती हूँ ज़्यादा बेहतर होगा और इसके लिए हमारी पार्टी प्रयासरत है। कौन उत्तर प्रदेश में इधर आ रहा है उससे हमें लेना देना नहीं।
उत्तर प्रदेश में बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर, यूपी में 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, किसी के लिए भी एक सीट नहीं छोड़ेगी और किसी भी प्रकार को। बिहार में शराब कांड का जिन्न चिराग से निकलने के बाद वापस ही नहीं जा रहा है। सदन में एक बार जो हंगामा शुरू हुआ तो वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सदन से राजभवन तक हंगामा चल रहा है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार की नींद उड़ा रखी है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में मंत्री राम सूरत राय पर लगे आरोप का मसला इन दिनों गरमाया हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। इस मुद्दे पर विधानसभा में हो हल्ला हुआ, लेकिन बात सदन में जब नहीं बनी तो विपक्ष ने विधानसभा में धरना दिया और फिर राजभवन तक मार्च किया। राजभवन के सामने भी विपक्ष के सदस्य धरने पर बैठ गए। फिर 12 सदस्यों के शिष्टमंडल ने राज्यपाल से भेंट कर अपना पक्ष रखा। वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है, जबकि बीजेपी अपने मंत्री के बचाव में मैदान में उतर आई है। दरअसल ये तो तेजस्वी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही तय हो गया कि सदन में संग्राम होना है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सदन में जैसे ही आरजेडी के कार्य स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर किया गया तो विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। पहले विधानसभा अध्यक्ष के कमरे के पास विपक्ष धरने पर बैठ गया और फिर वहां से राजभवन के लिए निकला। बता दें, विधानसभा की कार्रवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार पर भड़कते हुए कहा कि उन्हें मंत्री कैसे बना दिया गया, कैसे कैसे लोग मंत्री बना दिए गए हैं। सदन में नीतीश सरकार के मंत्री पर इस सीधे हमले के बाद सत्ता पक्ष भड़क गया। बात इतनी बड़ी कि उप मुख्यमंत्री ताराकिशोर प्रसाद ने विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा पर विपक्ष के नेता को संरक्षण देने का आरोप तक लगा दिया। इस बीच घटना से सदन के बाहर भी राजनीति गरमा गई है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा में भड़कते हुए गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार को कहा, अरे यार आप तो गजब हैं, कैसे मंत्री बना दिया है। मामला तेजस्वी यादव द्वारा उनके सवाल के जवाब के दौरान मंत्री प्रमोद कुमार पर की गई टिप्पणी का है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्री प्रमोद कुमार को कहा कि जवाब में फैक्ट दें, यदि कोई संशय हो तो जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दंड दें। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ताराकिशोर प्रसाद ने तेजस्वी पर गलत परंपरा की शुरुआत का आरोप लगाया। कहा कि विपक्ष सरकार के मंत्रियों के संबंध में ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता है। उप मुख्यमंत्री ने सीधे विधानसभा अध्यक्ष को ही निशाने पर लेते हुए कहा कि सदन में एक व्यक्ति को संरक्षण दिया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने भड़कते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष मंत्रियों को तो बोलने के दौरान बैठा देते हैं। नंदकिशोर यादव ने तेजस्वी पर सदन का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कैसे कैसे लोग मंत्री बन जाते हैं, कहने के लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। सदन में हंगामा खड़ा होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सदन के नियमों के तहत ही चलाने का आश्वासन दिया। जिस तरह से बिहार की राजनीति लगातार गरमा रही है, उससे तो यही लग रहा है कि जल्द ही बिहार में चुनाव हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर सवाल दाग रहे हैं और नीतीश के कई मंत्री तेजस्वी के निशाने पर हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो हमें उम्मीद है कि हमारी खास रिपोर्ट्स आपको पसंद आई होंगी और आपने इसके जरिए क्या कुछ हो रहा है सियासी हलचल उसके बारे में भी जाना होगा। फिलहाल के लिए बस नहीं, हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम वो खास खबरें लेकर जिनका सीधा सरोकार है आपसे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए प्राइम टीवी।